इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर 5। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से समझते हैं, इट विल मेक वेरी इजी फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स टू सॉल्व द एक्सरसाइज, बिकॉज स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इस चैप्टर की एक्सरसाइज के आंसर्स एग्ज़ाम में राइट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो भूल जाते हैं उसके आंसर्स। तो अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में उसके आंसर्स को ईजीली राइट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक एक लैंग्वेज होती है। सो फर्स्ट इज जियो, जिसका मतलब अर्थ होता है, एंड द सेकेंड इज मैट्रीन विच मीन्स मेजर। सो ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मीन्स अर्थ या लैंड की मेजरमेंट जिस ब्रांच में आता है उसी को हम ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, this branch was studied in various form in ancient civilization like Egypt, Babylonia, China, India, Greece. ज्योमेट्री को एंशियंट सिविलाइजेशन मीन्स बहुत पहले का जो टाइम है उसको हम एंशियंट बोलते हैं। तो इजिप्ट, बेबीलोनिया ऐसी कंट्रीज़ में काफ़ी स्टडी किया गया। नेक्स्ट, पीपल फेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री। लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मीन्स घर बनाने में, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में, या कुछ जैसे हम पिरामिड बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें बनाने में, उन्हें बाउंड्रीज़ बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। वो मेजर नहीं कर पाते थे। सो इसी कारण ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ। The knowledge facts were passed from one generation to other, either orally or through palm leaves, messages or by other ways. अब ये जो नॉलेज है ज्योमेट्री की, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, हमारे उस टाइम पे बुक्स नहीं होती थी, कंप्यूटर्स नहीं होते थे। सो लोग बाग आपस में बोल के, जैसे हमारे जो दादाजी हैं वो हमें कहानियाँ बोल के सुनाते हैं और हमें अभी तक याद रहती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं तब। सो उसी तरीके से सुना के हम नॉलेज को पास, वो लोग नॉलेज को पास करते थे, या पाम लीव्स पे, बड़े बड़े पाम लीव्स मतलब बड़ी बड़ी पत्तियों पे वो राइट कर देते थे। सो इस तरीके से नॉलेज पास होती थी। एंड उस टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स किसी भी स्टेटमेंट के प्रूफ्स नहीं होते थे, सिर्फ हमें पता होता था कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई हमसे उस टाइम पे पूछता है कि ऐसा कैसे होता है, तो जैसे आज हम किसी भी थ्योरम, किसी भी क्वेश्चन का प्रूफ बता सकते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। तो ग्रीक मैथमेटिशियन है थेल्स जिनका नाम है, तो उन्होंने पहला प्रूफ दिया, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मैन टू गिव द प्रूफ। दिस प्रूफ वॉज ऑफ द, ये प्रूफ किस पे बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट दैट सर्किल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। मीन्स एक जो सर्किल है वो, उसकी डायामीटर अगर हम से उसको डायामीटर ड्रॉ करें तो वो बाइसेक्ट हो जाता है। बाइसेक्ट हो जाता है मीन्स वो कट जाता है। एक में जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, थेल्स ने क्या बताया था। ये एक सर्किल है, अगर हम डायामीटर ड्रॉ करें तो ये बाइसेक्ट हो जाता है। बाइसेक्ट होना मतलब ये पार्ट इसके इक्वल हो जाता है। सो ये हमारा थेल्स ने बताया था। थेल्स मोस्ट फेमस पीपल was Pythagoras. Pythagoras and his group discovered many geometric properties and developed the theory of geometry to great extent. पाइथागोरस थेल्स के ही एक स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने ग्रुप के साथ मिलकर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी डेवलप किया। Euclid, a teacher of mathematician in Egypt, collected all the known work and arranged in his famous treatise called Elements. यूक्लिड इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, जिन्होंने क्या किया, एक बुक में जिसका नाम एलिमेंट था, उन्होंने सभी नोन फैक्ट्स को कलेक्ट करके राइट कर दिया। In this chapter, we will study Euclid's approach to
ज्योमेट्री। सो इस चैप्टर में हम यूक्लिड्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि उनके अप्रोच को पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने किस तरीके से ज्योमेट्री को देखा। द ग्रीक मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड्स टाइम thought of geometry as an abstract model of the world. The notion point, line, plane were derived from what was seen around them. ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स के टाइम पे जो ज्योमेट्री है वो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट मॉडल की तरह देखा जाता था। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ हम उसको इमेजिन कर सकते थे, हम उसको सिर्फ सोच सकते थे क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी रिटर्न में एविडेंस हमारे पास नहीं था। जो नोशन मतलब जो वर्ड्स हैं, पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, वर डेराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड दैम। मतलब ये सब चीज़ें आसपास देखकर ही हमें डिफ़ाइन की गई, उन्होंने डिफ़ाइन किया। यूक्लिड ने कुछ जो वर्ड्स को डिफ़ाइन किया उनकी बुक एलिमेंट में, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब एक पॉइंट वो चीज़ है जिसका पार्ट नहीं हो सकता। बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, बट उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी बातें थी क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी फिजिकली बुक में अवेलेबल नहीं था जिसका कोई पार्ट नहीं हो सके। पार्ट मतलब हम पॉइंट को डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। मतलब लाइन की कोई ब्रेथ नहीं होती। जैसे ये एक लाइन है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, ये इतनी पतली है। नेक्स्ट, थर्ड, द एंड्स ऑफ लाइन्स आर पॉइंट। जो एंड होते हैं लाइन्स के, दे आर पॉइंट्स। जैसे ये लाइन है, इसके एंड क्या है, दे आर पॉइंट्स। यही है हमारा, बहुत कॉमन से स्टेटमेंट्स हैं बट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब स्ट्रेट लाइन एक वो लाइन होती है जो उसके पॉइंट्स पर इवनली लाई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये एक लाइन है, इस पे अगर हम ये पॉइंट देखें, ये मैंने लाइन थोड़ी सी टेढ़ी ड्रॉ की है बट तभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। इवनली मतलब सभी पॉइंट्स पर एक जैसा। अगर मैं स्केल की हेल्प से करूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे सभी जगह जो लाइन है वो बराबर होगी। यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे है, यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं है। यही वो इस पॉइंट में बोल रहे हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, अ सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। मीन्स सरफेस वो होता है जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको देखें, ये एक नोटबुक है, इसकी लेंथ है एंड इसकी ब्रेथ है। वी विल कॉल इट एज सरफेस। वैसे ही हम अगर इस स्केल को देखें, इसकी भी लेंथ है एंड ब्रेथ है, वी विल कॉल दिस एज अ सरफेस। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। किसी भी सरफेस की एजेस लाइन होती है। जैसे अगर मैं आपको ये नोटबुक ही बोलूँ, तो ये जो नोटबुक है, इसकी सरफेस की एजेस मीन्स ये लास्ट पॉइंट, ये क्या होता है, लाइन होता है। नेक्स्ट, अ प्लेन सरफेस इज़ अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन itself. Plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इस तरीके से करूँगी। प्लेन सरफेस वो होता है जिस पे हम कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करें तो वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वो प्लेन होनी चाहिए। जैसे ये नोटबुक है, इस पे मैं कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करूँ, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये एक जैसी है। बट अगर आप किसी रफ सरफेस पर या किसी कोई ऐसी सरफेस जो ऊपर नीचे है, अगर आप वहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपकी जो लाइन है वो भी ऊपर नीचे होगी, वो इस तरीके से स्ट्रेट प्लेन नहीं होगी। यही हमारा 7th पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बहुत कॉमन से फैक्ट्स हैं जो कि यूक्लिड ने अपनी बुक एलिमेंट में डिस्क्राइब किए। नेक्स्ट,
To define one term, you need to define other. In this way, you may get a long chain of definition. So some geometric terms are remained undefined. In geometry, we take point, line, plane as undefined terms. Means किसी भी एक चीज़ की डेफिनेशन जब हम देते थे तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते थे जो फिर से उनकी डेफिनेशन देने की ज़रूरत होती थी। फिर जब हम उनको डिफ़ाइन करते थे तो उस डेफिनेशन में कुछ अगेन ऐसे न्यू वर्ड्स ऐड होते थे, अगेन उनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती थी। सो ऐसे इस तरीके से एक चेन बन जाती थी। सो इसी कारण जो ज्योमेट्रिक टर्म्स हैं उन्हें अनडिफाइंड रखा गया। मीन्स आप उनको समझ लीजिए, हर चीज़ की डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट, यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज़ विच वर नॉट टू बी प्रूव। तो यूक्लिड ने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम किया जिन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, और दीज वर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। वो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ थे। सो यूक्लिड ने उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ एक्सिम्स, सेकेंड इज़ पोस्टुलेट्स। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो एक्सिम्स हैं वो पूरे मैथमेटिक्स में आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, बट जो पोस्टुलेट्स हैं वो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। मीन्स उनका यूज़ यू विल डू इन ज्योमेट्री ओनली, बट एक्सिम्स, द यूज़ ऑफ एक्सिम्स यू कुड डू इन थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। आप पूरे मैथमेटिक्स में उसका यूज़ कर सकते हो। सो यही डिफरेंस है एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स के बीच। यूक्लिड्स एक्सिम्स, ये 7 यूक्लिड्स एक्सिम्स है जिसे मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सिम्स शुड बी लर्न इन ऑर्डर। एक्सिम्स को ऑर्डर में ही याद करना है माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी, बट जो मैंने ऊपर राइट की हुई है, बट बिफोर इट आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स ऐसी दो चीज़ जो किसी एक चीज़ के इक्वल है, या दो से ज़्यादा चीज़ें जो किसी एक चीज़ के इक्वल है, तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। माना एक स्टोन है जिसका वेट 20 kg है, एक स्टोन और है जिसका वेट 20 kg है। सो इसमें क्या बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब ये भी इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ के इक्वल हैं। तो ये एक्सिम ये बोलता है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट एक्सिम। नेक्स्ट, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर आप इक्वल में इक्वल ऐड करते हो तो पूरा का पूरा जो आंसर है वो इक्वल रहता है। जैसे अगर यहाँ पर 3 है, 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ, थ्री इज इक्वल टू 3 है। सो अगर हमने इक्वल्स में इक्वल ऐड किया, मीन्स अगर हम इसमें भी +2 करते हैं, इसमें भी +2 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 5। सो ये भी आपस में इक्वल होंगे। सो दिस इज़ अवर सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड इसका उल्टा है। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर हम यहाँ प्लस की जगह माइनस करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, 1 इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर हम इक्वल सब्ट्रैक्टेड करते हैं, सो द रिमाइंडर्स विल ऑल्सो बी इक्वल। नेक्स्ट, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. So this is the fourth postulate. Means जैसे ये लाइन है ए बी, कॉन्साइड का मतलब ये है कि उससे उसी के बराबर, थिंग्स विच आर कॉन्साइड मतलब उसी के बराबर है कोई चीज़, तो वो आपस में इक्वल होंगी। कॉन्साइड का मतलब आप सिंपल
ऐसे समझिए कि कोई चीज़ उसी के बराबर है बिल्कुल। अगर आप उसको उसके ऊपर रखेंगे तो वो छुप जाएगी। अपने हैंड्स को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे हैंड्स हैं, ये आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं, सो वो भी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। इसमें अगर मैं आपको एक चपाती का एग्जांपल दूँ कि एक गोल चपाती है, ये होल हो गया, आपने इसमें से एक बाइट लिया, उसको निकाल के यहाँ रखा, सो होल हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। सो दिस इज़ fifth axioms. Next, sixth is things which are double of the same things are equal to one another. Things जो किसी सेम थिंग के डबल है, जैसे ये स्टोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक स्टोन 20 kg का है, सो दूसरा स्टोन अगर 40 kg का है, एक और स्टोन है वो भी 40 kg का है, मीन्स थिंग्स विच आर डबल, जो कि डबल है, दो चीज़ें हैं जो किसी एक चीज़ के डबल हैं, तो वो भी आपस में इक्वल होंगी। सो दिस इज़ सिक्स्थ एक्सिम्स। नेक्स्ट, सेवेंथ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इधर डबल बोल रहे हैं, सो यहाँ पे क्या, जैसे 20 है, थिंग्स जैसे ये 20 है, इसका हाफ क्या है 10, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी। मतलब थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग, इस चीज़ की, इस स्टोन की आधी 10, तो ये भी आपस में इक्वल होंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द 7 यूक्लिड्स पोस्टुलेट। इनका यूज़ हम क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में करेंगे, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लर्न दीज एक्सिम्स इन ऑर्डर। सो सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिए, आप इसको 2-3 बार रीड करिए, एंड आप इसको याद किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला इक्वल है, इक्वल टर्म, इक्वल मीन्स थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मीन्स इसमें इक्वल टर्म आ रहा है, इक्वल टर्म इम्पॉर्टेंट है। सेकंड में एडेड है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड, मीन्स इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। ऐसे ही इसमें थर्ड में सब्ट्रैक्टेड, फोर्थ में कॉन्साइड, फिफ्थ में होल, सिक्स्थ में डबल, सेवेंथ में हाफ। सो इस तरीके से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपको एक तरीके से हिंट की तरह काम करेंगे, एंड आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा पोस्टुलेट कौन से नंबर का है। सो इस तरीके से, बट बिफोर इट आई थिंक यू हैज़ टू रीड दीज स्टेटमेंट्स 2 or 3 times so that you could even make these statements in your language. So आगे बढ़ते हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स की तरफ। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट 1, a straight line may be drawn from any one point to any other point, means एक स्ट्रेट लाइन को हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ पोस्टुलेट नंबर 1। सेकंड, एनी टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मीन्स किसी भी लाइन को हम कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, हम इसको दोनों साइड से कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ पोस्टुलेट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पोस्टुलेट 3, आ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मीन्स एक सर्किल हम किसी भी सेंटर या कितनी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक ये पॉइंट है, सो हम इस रेडियस का भी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इस रेडियस का भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, एंड सिमिलरली इस रेडियस का भी हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। दिस इज़ वेरी सिंपल, सभी राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पोस्टुलेट बिकॉज जनरली ये पोस्टुलेट बड़ा दिखता है, बट
डिफ़िकल्ट नहीं है, जनरली डिफ़िकल्ट लोगों को लगता है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स, मीन्स अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से होके जाती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और वो एक ही साइड पर इंटीरियर एंगल बनाती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि दो लाइन है, एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ मैं आपको। तो दो लाइन पे अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, सो ऑब्वियस है ये इंटीरियर एंगल्स बनाएगी। बट ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ, तभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, ऐसे करके। यस, सो इसको थोड़ा सा हमें यहाँ से पास बनाना है, यहाँ से दूर, तभी, या यहाँ से पास कर सकते हो, यहाँ से दूर। आपको ये पैरेलल लाइंस नहीं लेनी है। सो इंटीरियर एंगल ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ एंड ये हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। तो अगर हम इन दोनों राइट एंगल को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें एंड इन दोनों इंटीरियर एंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं, इंटीरियर एंगल को ऐड करें, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, एंड हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करें, इसको भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें हम, इसको भी हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें एंड इसको भी करें। सो प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मतलब दो राइट एंगल मिलके क्या बनता है हमारा 90 डिग्री, 180 डिग्री। सो जब हम इन दोनों को ऐड करें एंड इन दोनों को अगर हम नाम दें 1 2 3 4, मीन्स अगर हम एंगल 1 एंगल 2 को ऐड करें एंड हम एंगल 3 एंगल 4 को ऐड करें, सो एंड इन लाइंस को हम प्रोड्यूस करें, तो ये लाइंस वहाँ पे जाके मिलेंगी जहाँ पे एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस होगा। सो दिस इज पोस्टुलेट नंबर 5th. So this is the postulate 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. Now we will use this postulates to solve our questions. आगे बढ़ते हैं। After Euclid stated his postulates and axioms, he used them to prove other results. Then using these results, he proved some more results called prepositions or theorem. So जब यूक्लिड ने ये postulates and axioms को एक बार मेंशन कर दिया, तब उन्होंने इनका यूज़ किसी और रिज़ल्ट को प्रूव करने में किया एंड उसी को हम प्रीपोजिशंस या थ्योरम कहते हैं। एक थ्योरम दी हुई है आपके चैप्टर में, विच इज़ टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मीन्स अगर दो लाइन है उनका कॉमन पॉइंट सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, सो इसमें सिर्फ कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ये थ्योरम है जो आपके चैप्टर में दी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। दो यूक्लिड डिफाइंड पॉइंट लाइन प्लेन बट द डेफिनेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड by mathematicians, so these terms are now taken as undefined. Means यूक्लिड ने पॉइंट लाइन प्लेन इन सब की डेफिनेशन तो दी थी, बट मैथमेटिशियन ने जब वो रीड किया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। मीन्स उन्हें वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि करेक्ट नहीं लगी। सो इसलिए ये काफ़ी बेसिक से टर्म्स हैं, पॉइंट लाइन प्लेन, इन्हें एक तरीके से अनडिफाइंड ही माना गया है एंड आप इसको सिर्फ समझ सकते हो, आप उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। बाय बिकॉज टू डिफाइन वन टर्म इफ़ यू यूज़ अ डेफिनेशन, डेफिनेटली यू विल यूज़ सच वर्ड्स दैट नीड टू बी डिफाइंड। सो यही रीज़न है। आगे बढ़ते हैं।
axioms or postulates are the assumptions which are obvious universal truth. They are not proved. Means axioms and postulates obvious universal truth हैं, इन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट किया गया है और इन्हें हम आगे के रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए एज इट इज़ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, theorems are statements which are proved using definitions, axioms, previously proved statements. So theorems में and axioms, postulates में यही डिफरेंस है कि theorems के proofs होते हैं and उनको प्रूव करने के लिए हम एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स का यूज़ करते हैं, बट एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स का कोई भी प्रूफ नहीं है. दे आर ऑब्वियस यूनिवर्सल. सो दिस इज़ द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज के 1 by 1 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगी. अब डेफिनेटली अगर आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझा है, उसके एक्सियम्स पोस्टुलेट्स को अच्छे से समझा है, इट विल मेक डेफिनेटली वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.